अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर इंग्लिश लेक्चर 1। आइए हम आज के लेसन का एजेंडा देखते हैं। हम देखते हैं कि आज के लेसन में हम कौन सी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। ये आपके सामने लेसन का एजेंडा है, इसे गौर से देखिए। सबसे पहले हम सेंटेंस को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है और सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखने के बाद हम 3 किस्म के सेंटेंसेस पर बात करेंगे। हम सिंपल सेंटेंस को डिफ़ाइन करेंगे और सिंपल सेंटेंस की एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम कंपाउंड सेंटेंस को डिफ़ाइन करेंगे और कंपाउंड सेंटेंस की एग्जाम्पल देखेंगे। बाद में हम कम्प्लेक्स सेंटेंस पे बात करेंगे कि कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस पर बात कर रहे होंगे, जब हम सेंटेंसेस की मुख्तलिफ़ इक़साम पर बात कर रहे होंगे, तो हमारा वास्ता क्लॉज़ के कॉन्सेप्ट से पड़ेगा। हम देखेंगे कि क्लॉज़ क्या होती है। हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेस में फ़र्क करेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेस क्या होती हैं और डिपेंडेंट क्लॉज़ेस क्या होती हैं। ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा अहम हैं और अगर स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ लें और फिर वो इन टॉपिक्स पर अबूर हासिल कर लें, यानी वो सेंटेंसेस लिख सकते हों, सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट सोच सकते हों, सब्जेक्ट के मुताबिक प्रेडिकेट ले सकते हों और इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस लिखने में महारत हासिल कर लें, तो उनके लिए ना सिर्फ़ इम्तिहानात में अच्छे नंबर लेना बहुत आसान हो जाता है, बल्कि इम्तिहानात के बाहर भी नॉर्मल लाइफ में जहां उनको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, वहां पे वो इंग्लिश इस्तेमाल कर सकते हैं। नेवरदिलेस ये टॉपिक्स हैं विच वी विल बी कवरिंग इन अवर क्लास टुडे एंड वी विल बी मूविंग शॉर्टली टुवर्ड्स दीज कॉन्सेप्ट्स। लेकिन वंस मोर जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझें और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी टेक्स्ट बुक पे अप्लाई करें और देखें कि आपकी टेक्स्ट बुक पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से अप्लाई होते हैं। मैं भी आपको एटलीस्ट 2 पैसेजेस पर इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने जा रहा है। इसलिए आप हर चीज़ पर भरपूर तवज्जो दें। बतौर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि इनमें से बहुत से कॉन्सेप्ट्स के साथ आप फेमिलियर हैं, लेकिन आइए पहले कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। ये आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं, 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। इन एग्जाम्पल सेंटेंसेस को अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, कोई मालूमात दी जा रही है और ये मालूमात सेंटेंस में कुछ ख़ास वर्ड्स के बारे में हैं और कुछ ख़ास वर्ड्स में ये मालूमात पहुंचाई गई हैं, कुछ ख़ास वर्ड्स के ज़रिए ये मालूमात पहुंचाई गई हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस को आप ज़रा गौर से देखिए। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। अब इस सेंटेंस को आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पैकेज के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो कहाँ पर पड़ा हुआ है।
अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं तो वो पहले सेंटेंस की ही थोड़ी सी एक्सटेंशन है। उसमें पहले वाले सेंटेंस को रिपीट किया गया है और उसके साथ कुछ मज़ीद ऐड कर दिया गया है। आर्थर एंड नॉर्मा वेंट इनसाइड विदाउट बॉदरिंग। यानी अगर हम सिंपल अंदाज में कहना चाहें तो पहले वाले सेंटेंस में जस्ट एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है और दूसरे वाले सेंटेंस में दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रख दिए गए, दो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रख दिए गए। थर्ड सेंटेंस सेकंड सेंटेंस को एक दूसरी तरह से लिखा गया, इसमें वही तकरीबन जो है वो इंफॉर्मेशन है, बट अगेन यहाँ पे टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, दो इंफॉर्मेशन के पीसेस हैं। अब वापस सेंटेंस नंबर 1 पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन पैकेज के बारे में है और वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर वो हिस्सा है सेंटेंस का जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो है। हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में हमें किसी चीज़ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, कोई मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह से अगर आप दूसरे सेंटेंस को देखते हैं तो वहाँ पे आर्थर एंड नॉर्मा और पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आर्थर और नॉर्मा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है। थर्ड सेंटेंस में भी बिल्कुल जो है वो इसी तरह से है, इंफॉर्मेशन का यही पैटर्न जो है वो डेवलप होता है। तो आप यहाँ से इस पोजीशन में आ सकते हैं कि आप डिफाइन कर सकें कि एक सेंटेंस जो है वो क्या होता है। यानी आप सेंटेंस की डेफिनेशन दे सकते हैं कि अल्फाज को इस तरह से तरतीब दिया जाए कि उससे कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट हो और इंफॉर्मेशन जो है वो एक ख़ास वर्ड के बारे में हो या कुछ एक से ज़्यादा अल्फाज के बारे में। जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसको सब्जेक्ट बोल देते हैं और जो बाकी हिस्सा रह जाता है उसे जो है वो प्रेडिकेट बोल देते हैं। तो अब हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हैं कि हम सेंटेंस को टेक्निकली डिफ़ाइन कर सकें कि सेंटेंस जो है वो टेक्निकली होता क्या है। तो सेंटेंस अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है और उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। अब ये कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझे बगैर आप सेंटेंस को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को हम मज़ीद वाज़े करते हैं इन्हीं एग्जाम्पल। पिछली स्लाइड में आपने 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखे। अब हम सेंटेंस की डेफिनेशन कर सकते हैं। हम इस पोजीशन में हैं कि हम सेंटेंस को डिफाइन कर सकें। ये सेंटेंस की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कन्वेइंग सम इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। यानी अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पर मुश्तमिल हो और वो कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। अब पिछली डिस्कशन से हम इस पोजीशन में भी हैं कि हम सब्जेक्ट को डिफाइन कर सकें। तो सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच द इंफॉर्मेशन इज। यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हो उसको हम सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो बोलते हैं। उसके बाद प्रेडिकेट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेडिकेट जो है वो क्या होता है। ये सेंटेंस का वो हिस्सा होता है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो। अब सेंटेंस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। जिस चीज़ को जहन में रखना है वो ये है कि सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। इसका मतलब ये है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा प्रेडिकेट हो सकते हैं। अगर आप पीछे जाके एग्जाम्पल सेंटेंसेस जिनको हमने अभी डिस्कस किया है उन पर गौर करें तो पहले सेंटेंस में जस्ट एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। दूसरे दोनों सेंटेंसेस में 2 सब्जेक्ट और 2 प्रेडिकेट हैं।
मतलब ये कि इस कॉन्सेप्ट को समझना अशद ज़रूरी है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा प्रेडिकेट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेंटेंस में वर्ड्स को एक ख़ास अरेंजमेंट, एक ख़ास तरतीब से लिखा जाए कि उससे कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो। ये तरतीब क्या है, इसको हम बाद में आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बाद में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने जस्ट ये समझना है कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है और सेंटेंस का प्रेडिकेट क्या होता है। आगे हम मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। इससे पहले हमने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सेंटेंस को डिफ़ाइन किया। अब हम देखेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ये सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन आपके सामने है, इसको समझें कि ये है क्या। कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि उसमें जस्ट एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, तो उसको आप सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। अभी आपने 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखे, उनमें से जो सेंटेंस नंबर 1 है उसमें आप देखते हैं कि जस्ट एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। तो उस किस्म के सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो डेफिनेशन इज़ वेरी मच सिंपल, और सिंपल सेंटेंसेस को आप फ़ौरन रिकग्नाइज कर लें अपने टेक्स्ट में, अपनी टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे भी वो आएँ आप उन्हें फ़ौरन जो है वो रिकग्नाइज करें और बाद में उनकी स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें। अगर आप एक वीक लेते हैं और अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं कि आप सिंपल सेंटेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को जो है वो देख सकते हैं और फिर उसी किस्म की स्ट्रक्चर क्रिएट करके उस जैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। दिस इज़ एवरीथिंग। ये बहुत ज़्यादा काम है आपके लिए। बहरहाल एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखे उनमें एग्जाम्पल नंबर 1 सिंपल सेंटेंस है। इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंस पर बात की। हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस जो है वो क्या होता है। हमने देखा कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें जस्ट एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को डिस्कस करने से पहले क्लॉज का कॉन्सेप्ट समझना लाजमी है। जब भी हम अपनी टेक्स्ट बुक उठाते हैं, टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, तो हमें बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस वहाँ पे नज़र आते हैं। तो अगर ये लंबे लंबे सेंटेंसेस एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा प्रेडिकेट्स पर मुश्तमिल हों, तो वो सिंपल सेंटेंस तो नहीं कहलाएंगे। लेकिन उस किस्म के सेंटेंसेस में जो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का यूनिट है, उसको क्लॉज बोलते हैं। कि लॉन्गर सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं और एक से ज़्यादा जो है वो प्रेडिकेट्स हो सकते हैं। अब जब एक से ज़्यादा प्रेडिकेट या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे, तो हम कहेंगे कि वो सेंटेंस जो है वो दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज पर मुश्तमिल है। तो लेकिन उस सेंटेंस के जब हम जो है उस हिस्से को देखते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, तो उसको हम क्लॉज जो है वो बोल देते हैं। जो 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हमने देखे अभी थोड़ी देर पहले, और हम फ्यूचर में भी उनके साथ जो है वो डील कर रहे होंगे, तो उन सेंटेंसेस में से सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 3 में 2 क्लॉजेज हैं। वो दोनों के दोनों 2 क्लॉजेज पर मुश्तमिल हैं। जब आप अपनी एक्चुअल टेक्स्ट बुक को देख रहे होंगे, वहाँ पे आपको काफ़ी लेंथी सेंटेंसेस जो है वो नज़र आएंगे और वो सेंटेंसेस काफ़ी सारी क्लॉजेज पर मुश्तमिल होंगे। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना जो है वो लाजमी है कि क्लॉज क्या होती है। क्लॉज एक्चुअली जो है वो सिंपल सेंटेंस की तरह से होती है, लेकिन ये एक लॉन्गर सेंटेंस का हिस्सा होती है, एक लंबे सेंटेंस का एक जो है वो पार्ट बनाती है। अब इन क्लॉजेज की डिफरेंट इकसाम होती हैं। आने वाले स्लाइड्स में हम उन डिफरेंट टाइप्स पर बात करेंगे कि क्लॉजेज की जो डिफरेंट टाइप्स हैं
वो क्या हैं, और ताकि हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। बहरहाल जो चीज़ आपने याद रखनी है वो क्लॉज का कॉन्सेप्ट है। भी क्लॉज भी कोई चीज़ होती है, और क्लॉज ये एक्चुअली सिंपल सेंटेंस की तरह से होता है, यानी इसमें जो है वो एक सब्जेक्ट होता है और एक जो है वो प्रेडिकेट होता है। जब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और किसी वर्ड्स का ग्रुप में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो तो उसे हम जो है वो क्लॉज कहते हैं। आने वाले उसमें हम देखेंगे कि क्लॉजेस कितनी किस्म की। पिछली स्लाइड में हमने क्लॉज को डिफाइन किया। यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जाता है, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये डेफिनेशन आपके सामने है। क्लॉज दैट कैन बी रिटन एज अ सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी एक ऐसे सेंटेंस, एक ऐसी क्लॉज जिसको हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पर लिख सकें, उसे हम जो है वो एक इंडिपेंडेंट। और ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा अगर आप जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज को भी जो है समझ लें। डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है कि डिपेंडेंट क्लॉज को आप एज अ सिंपल सेंटेंस, एज अ सेपरेट सेंटेंस नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे तो ये अपनी कंप्लीट सेंस नहीं देगी। अब जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हमने पहले देखे, उन एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देख के आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 2 पे फोकस करें। इसकी दो क्लासेस को आप अलग अलग सेंटेंसेस की शक्ल में लिख सकते हैं और इनके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इनकी सेंस जो है वो कंप्लीट रहेगी। तो इस किस्म की क्लॉजेस जिनको इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की शक्ल में लिखा जा सके उनको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बोलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। सेंटेंस नंबर 3 को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये व्हेन वाली क्लॉज, जो व्हेन से शुरू होती हुई क्लॉज है, इसको आप अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पर नहीं लिख सकते। अगर आप इसको इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पर लिखेंगे तो आपको लगेगा कि इंफॉर्मेशन पूरी तरह से कन्वे नहीं हो रही, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं पहुंच रही, देयर इज़ समथिंग लैकिंग जब आप जो है इस तरह से व्हेन से सेंटेंस शुरू करते हैं। लेकिन दूसरी द पैकेज वाली जिस क्लॉज का सब्जेक्ट जो है वो द पैकेज है, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में स्टूडेंट्स फ़र्क ये है, और ये डिस्टिंक्शन आपने करनी है बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर, फॉर गुड कम्प्रीहेंशन ऑफ इंग्लिश। आप इंग्लिश को इन कॉन्सेप्ट्स को समझ के बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी क्लॉजेस जिनको हम इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के तौर पर लिख सकें उनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बोलते हैं, और ऐसी क्लॉजेस जिनको हम इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, अलग सेंटेंसेस के तौर पर ना लिख सकें, उनको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉजेस बोलते हैं। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ आवर रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। हम इन पे मज़ीद डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को डिफ़ाइन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो हम कंपाउंड सेंटेंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस, ये सेंटेंस के स्पेलिंग में प्रॉब्लम आया है थोड़ा सा, लेकिन आप जो है वो इससे देख सकते हैं कि सेंटेंसेस में टी मिस हो गया। बाई सेंटेंसेस रिटन बाय यूजिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। कि ऐसे सेंटेंस जिनको लिखने के लिए हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इस्तेमाल करते हैं उनको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। वेरी सिंपल, क्लॉज का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कंपाउंड सेंटेंस का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। इसी तरह से जो है वो कम्प्लेक्स क्लॉज, कम्प्लेक्स सेंटेंस का कॉन्सेप्ट भी बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कहेंगे आपके ऐसे सेंटेंसेस
ये मिस्टेक दोनों जगह पे रही है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। स्पेलिंग में ये प्रॉब्लम्स बाद औक़ात जो है वो आते हैं व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग और व्हेन यू आर टाइपिंग समथिंग। नेवरदलेस आई हैव टोल्ड यू कि क्या प्रॉब्लम है। बहरहाल ऐसे सेंटेंस जिनमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस दोनों को मिक्स कर दिया जाए, दोनों को मिला के लिखा जाए, उनको आप कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। जब आप अपनी बुक का फर्स्ट लेसन द डाइंग सन कंसल्ट करते हैं, डाइंग सन को जो है वो देखते हैं, उसको स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत लेंथी सेंटेंसेस पढ़ने पड़ते हैं। उन लेंथी सेंटेंसेस को कंप्रीहेंड करना थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप समझने लग जाएं कि ये किस किस्म की क्लॉज है, किस किस्म का ये जो है वो सेंटेंस है। इफ़ इट इज़ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस तो इसकी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहाँ पे है, डिपेंडेंट क्लॉज कहाँ पे है। इफ़ यू आर इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद योर टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट को कंप्रीहेंड करना आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जिसे आपने जहन में रखना है वो ये कि अगर आप टेक्स्ट को अच्छी तरह से कंप्रीहेंड कर सकते हैं, आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस पोजीशन में चले जाते हैं, आप इस सिचुएशन में चले जाते हैं कि आप उस किस्म का टेक्स्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। बहरहाल कम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस दे आर वेरी मच कॉमन। और कुछ लोग जो है वो सेंटेंसेस की और भी कुछ काइंड्स बताते हैं, बट दीज 3 काइंड्स आर इनफ। अगर आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में जस्ट एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, आप बोलेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है। अगर किसी सेंटेंस में 2 से ज़्यादा क्लॉजेज हैं और वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मिला के सेंटेंसेस लिखे जा रहे हैं तो आप उन्हें जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बोलेंगे। इन एग्जाम्पल्स को अगर जो है वो आप दोबारा देखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस अ सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें जस्ट एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। और दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा प्रेडिकेट हैं और सारी की सारी क्लासेस एस इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। लेकिन तीसरे सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिला दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज बहुत से कॉन्सेप्ट्स पे बात की। हमने सेंटेंस के बारे में बात की, हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पर बात की, हमने क्लॉज के बारे में बात की, हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉजेस पे बात की, स्पेशली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पे बात की। अब इन कॉन्सेप्ट्स को आपकी टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 1 के फर्स्ट पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम सेंटेंसेस में क्लॉजेस को रिकग्नाइज कर सकते हैं या नहीं। हम क्लॉजेस के सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट को देख सकते हैं या नहीं। हम डिफरेंट क्लॉजेस यानी डिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को रिकग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं। ये चीज़ हमने देखनी है। अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है काफ़ी लेंथी सेंटेंस है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को क्लासेस में ब्रेक कर लें और उन क्लासेस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग कर दें तो हमारे लिए इस सेंटेंस को समझना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे आप देखते हैं, अ फ्यू स्टार्स आर नोन, यहाँ पे फर्स्ट क्लास जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अ फ्यू स्टार्स इसका सब्जेक्ट है, आर नोन इसका जो है वो प्रेडिकेट है। समथिंग वेरी सिंपल। विच आर, अब ये विच जो है प्रोनाउन है क्योंकि ये इशारा कर रहा है स्टार्स की तरफ। ये नेक्स्ट क्लॉज जो है वो शुरू हो रही है जो ऑफ कोर्स जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आर हार्डली बिगर देन द अर्थ, यहाँ पे ये आके ये क्लॉज जो है ख़त्म हो जाती है। लेकिन बट के बाद जो क्लॉज शुरू हो रही है ये एक फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट मोस्ट ऑफ देम यहाँ पे सब्जेक्ट है। आर सो लार्ज, ये इसका प्रेडिकेट है। अब नेक्स्ट क्लॉज जो है वो दैट क्लॉज है और दैट क्लॉजेज जो है हमेशा, ये बात जो है वो याद रखें, दैट क्लॉजेज जो है वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो है वो होती हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स, ये इस क्लॉज का सब्जेक्ट है। कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड लीव रूम टू स्पेयर।
अब ये इसका जो है वो सब्जेक्ट जो है वो हंड्रेड एंड थाउजेंड और बाकी जो है वो इसका ऑफ कोर्स प्रेडिकेट था। अब सेंटेंस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, हेयर एंड देयर ये एक लिंकिंग ट्रांजिशन वर्ड है, हेयर एंड देयर, लेकिन अगली क्लास का जो सब्जेक्ट है और वो इंडिपेंडेंट क्लास है, वी फाइंड एन अमेन स्टार टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से इस सेंटेंस को समझ सकते हैं इसके स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करके। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो देखें, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो इस सेंटेंस में जस्ट जो है एक सब्जेक्ट है और उसका एक जो है वो प्रेडिकेट है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। ऊपर वाले सेंटेंस को अगर हमने कैटेगराइज करना हो कि ये किस किस्म का सेंटेंस है, तो ऑफ कोर्स वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिक्स करके राइटर ने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो, सच इज द लिटलनेस ऑफ होम इन स्पेस when measured up against the total substance of the universe। अब ये इस किस्म के सेंटेंस को एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है कि राइटर बाज़ का जो है वो क्लास का, किसी क्लास का सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो मिस कर देते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है तो उसे एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट जो भी क्लास व्हेन से शुरू होगी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब अगर आप इसकी पहली क्लास जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो इसकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके सब्जेक्ट को देखते हैं, लिटलनेस ऑफ अवर होम जो है वो इसका सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट को आगे पीछे करके राइटर ने जो एडजस्ट किया है। क्या असल में अगर ये सिंपल इंग्लिश में ये सेंटेंस लिखा होता तो इसको लिखा जाए, लिटलनेस ऑफ अवर होम इज लिटलनेस ऑफ अवर होम इन स्पेस इज सच, और व्हेन इट इज मेजर्ड अप, इस तरह से इस सेंटेंस को होना चाहिए था। इट जो है इसका सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट होना चाहिए था। बहरहाल राइटर ने इसको छोड़ दिया है और राइटर फ्रीक्वेंटली ऐसा करते हैं, और जब राइटर ग्रामर के कुछ रूल्स को नज़रअंदाज करते हैं फॉर देयर ओन स्टाइल, तो उस टेक्स्ट को समझने में स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा हो सकता है, लेकिन इसको प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। और 100% प्रिसीजन आप ना सोचें कि आपको जो है वो 100% प्रिसीजन जो है इन द वेरी बिगनिंग आपको मिलना शुरू हो जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, यू गेट यूज टू दीज थिंग्स, आपके लिए ये इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना और रिकग्नाइज करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आपको शुरू करना चाहिए, आपको टेक्स्ट के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए कि आप टेक्स्ट को उसके छोटे छोटे चंक्स में तोड़ सकें, उसको क्लासेस, लेंथी सेंटेंसेस को क्लासेस में, फ्रेजेस में ब्रेक कर सकें, और देन जो है वो आप देख सकें कि ये क्लासेस और फ्रेजेस जो है वो किस तरह से बनती हैं। बहरहाल हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे और इंशाल्लाह विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आपको सबकी समझ आएगी। हम सेकंड पैराग्राफ पर भी वही ट्रीटमेंट आजमाएंगे, सेकंड पैराग्राफ के साथ भी वही ट्रीटमेंट करेंगे जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पर की। अब आप इसमें फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वेरी फर्स्ट सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंस, इट शुड गिव यू अ सेंस ऑफ रिलीफ के राइटर ने पैराग्राफ एक छोटे सिंपल सेंटेंस से शुरू किया है। These millions of stars are wandering about in space। अब आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस है, these millions of stars जो है वो सब्जेक्ट है, और wandering about in space ये इसका जो है वो प्रेडिकेट है। तो इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सेंटेंस। लेंथ के लिहाज से सेंटेंस छोटा है तो समझना आसान है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस स्टूडेंट शुड नो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटेंस का प्रेडिकेट कहाँ पे है, ताकि वो टेक्स्ट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना शुरू कर दें। एक्चुअली जब तक आपको किसी चीज़ को तोड़ना नहीं आता तो बनाना भी बहुत मुश्किल से आता है। तो टेक्स्ट के साथ ये अप्रोच अगर आप लगाएंगे, इस अप्रोच के साथ टेक्स्ट पे काम करेंगे,
तो विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी दैट now you have started understanding the text. Now you can break it, and if you can break it you can remake it as well. This is the philosophy uh, for doing work the way I am doing work right now with you. तो अब देखें नेक्स्ट सेंटेंस को देखें. अ फ्यू फॉर्म ग्रुप, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्लॉज जो है वो एक ख़त्म हो रही है. फ्यू फॉर्म और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे. विच वाली क्लॉज जो है, मैंने पहले भी फर्स्ट पैराग्राफ में जो विच से क्लॉज शुरू हो रही है वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी. जर्नी इन कंपनी, विच सब्जेक्ट है, जर्नी इन कंपनी जो है वो प्रेडिकेट है. बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन. अब यहाँ पे अगेन बट के बाद वाली क्लास जो है, बट वाली क्लास, मोस्ट ऑफ देम सब्जेक्ट है इसमें, ट्रेवल अलोन जो है इसका प्रेडिकेट है. एज कंपेयर्ड विद द फर्स्ट पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के पहले दो सेंटेंस जो है वो रिलेटिवली इजी हैं, और दिस इज समथिंग वेरी गुड, वेरी हैप्पी न्यूज़ फॉर अस. And they travel through a universe so immense that it is very, very rare indeed for one star to come anywhere to near to another. यानी अब आप इस सेंटेंस को अगर जो है वो देखते हैं तो ये एंड तो ट्रांजिशन का काम कर रहे हैं. बात पे ट्रांजिशन वर्ड्स पे बात करेंगे, या मेरी इस पे ट्रांजिशन वर्ड्स पे जो है एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं. इसी तरह से एक लेक्सन जो है वो बना हुआ है. लेकिन दे हैव, दे सब्जेक्ट ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स सो अमेंज दैट इट इज़, ये अब दैट के बाद इट जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट. इट इज़ वेरी वेरी रेयर इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर. तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं दो क्लॉजेज इस सेंटेंस में. एक ऑफ कोर्स प्रिंसिपल क्लॉज होगी, या जो एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी. फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखते हैं, फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वोएज इन कंप्लीट लोनलीनेस लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन. अब इस सेंटेंस को पढ़ के क्या आप बता सकते हैं, क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये किस किस्म का सेंटेंस है, और अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है. गौर से देखें ज़रा किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन में देख चुके हैं कि सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. तो ईच स्टार अगर जो है वो आप देखें, ईच स्टार यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेकिंग इट्स वोएज इन कंप्लीट लोनलीनेस, बाकी जो है वो सारे का सारा इसका प्रेडिकेट है. और ये लाइक से जो है वो हमें एनालॉजी के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है इन अ कंक्रीट वे. नेक्स्ट सेंटेंस जब आप जो है वो देखते हैं, इन अ स्केल मॉडल ऑफ, इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर द शेप्स. अब देखें इस सेंटेंस को, थोड़ा कम्प्लेक्स सेंटेंस है. इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर द शेप्स, द स्टार्स आर द शेप, ये एक क्लॉज है. द स्टार्स इसका जो है सब्जेक्ट है. द एवरेज शिप विल बी, अगेन नेक्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट जो है, द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर. अब ये सेकंड क्लॉज जो इसमें है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, द एवरेज शिप विल बी. एंड द फर्स्ट क्लॉज इन विच द स्टार्स आर, इस क्लॉज को आप जो है वो देखते हैं तो ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपना सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं करेगी विदाउट द अदर क्लॉज. उसके बाद लास्ट सेंटेंस अगर आप इसका जो है वो देखते हैं, फ्रॉम दिस it is very easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. अब आप जो है देखते हैं, it is very easy to understand, और वाई वाली जो है वाई से सेकंड क्लास शुरू हो रही है, और फर्स्ट में तो ऑफ कोर्स इट सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है. इट को हम इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, और इम्परफेक्ट सब्जेक्ट का भी जो है इसको बाद लोग जो है वो नाम देते हैं. एंड सेकंड क्लास का जो सब्जेक्ट है स्टार,
ठीक है। सेल्डम फाइंड्स एन अदर एनीवेयर नियर इट, ये इसका जो है वो प्रेडिकेट है। तो आप ने ये देखा कि अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं, ऑफ कोर्स इन द बिगिनिंग ये आपके लिए मुश्किल है, लेकिन सब कॉन्सेप्ट्स को अगर आप ज़हन में रखते हैं फर्स्ट, जिस तरह से कि टीचर के साथ मैंने आपके साथ कर दिया, दैन जो है इफ़ यू सिट विद सम फ्रेंड और जितना भी आप टेक्स्ट है उस पर इस सारी की सारी टेक्निक को अप्लाई करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने लगते हैं और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगते हैं। एंड दिस फीलिंग ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग इज़ एवरीथिंग। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, इफ़ इट वुड हैव बीन अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इट वुड नॉट हैव बीन स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये है कि इसे बहुत दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में बोला जा रहा है, बहुत सारे लोग इसको जो है वो बोलते हैं। इट हैज़ बिकम अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इट मीन्स इट इज़ एन ईजी लैंग्वेज। लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री में इसको डिफरेंट तरीके से लिया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो इंग्लिश को बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बताते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल ज़ुबान है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कोशिश ही नहीं करते इसको सीखने की। बट आई बिलीव कि अगर आप कोई मैथडोलॉजी यूज़ करें, राइट मैथडोलॉजी यूज़ करें, तो इसको समझना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर विद अदर।